हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ठीक है, जो यूनिट चल रहा था हमारा, उसमें एक छोटा सा हेडिंग करेंगे हम लोग। ये चैप्टर बहुत ज्यादा और बचा हुआ नहीं है, हम चैप्टर के एकदम आखिरी आखिरी में आ चुके हैं। ठीक है, हेडिंग करना पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, कब हम एक चीज को पेनल्टी बोलेंगे और कब हम एक चीज को डैमेजेस बोलेंगे। डैमेजेस तो हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी देखे थे। डैमेजेस का मतलब है किसी सामने वाले पार्टी को अगर कोई नुकसान होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, और वो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके वजह से जो नुकसान हुआ उसका जो कंपेंसेशन होगा उसको हम लोग बोलते थे डैमेजेस। लिक्विडेटेड मतलब कुछ अलग से मतलब नहीं है, इट सिंपली मीन्स डैमेजेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो लिक्विडेटेड का कोई अलग से मतलब मत समझो, इट सिंपली मीन्स डैमेजेस। ठीक है, अब पेनल्टी का मतलब क्या होता है? पेनल्टी का मतलब है कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए हो तुमको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं पेनल्टी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बाइक में बिना हेलमेट के घूम रहे, पुलिस हमको रोका, 500 रुपए चलान काटा हमारा, ये डैमेजेस है कि पेनल्टी है? क्या पुलिस वाले को कुछ नुकसान हुआ तुम लॉ को नहीं माने इस वजह से? नहीं, पुलिस वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि तुम लॉ नहीं माने 500 रुपए का पेनल्टी लगा तुमको। समझ में आ रहा है? तो पेनल्टी सिंपली मीन्स क्योंकि देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है भले, लेकिन क्योंकि तुम ब्रीच किए हो, क्योंकि तुम बिना हेलमेट के घूम रहे थे, बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, 500 रुपए का चालान कटा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पेनल्टी। ठीक है, इफ द सम represents a genuine estimate of the loss by the parties, it is called as damages. If the amount fixed is unreasonable, then it is पेनल्टी। ठीक है, जब जितना नुकसान हुआ अगर उतना रुपए क्लेम कर रहे हैं तो उसको हम लोग डैमेजेस बोलते हैं, और जब अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डैमेजेस, या कोई नुकसान ही नहीं हुआ फिर भी पैसा क्लेम हो रहा है बिकॉज देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग पेनल्टी। ठीक है, जो इंग्लैंड का लॉ है, इंग्लिश लॉ है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इंग्लिश लॉ से कॉपी किया गया है। ठीक है, तो जो इंग्लिश लॉ है उसमें डैमेजेस और पेनल्टी को अलग अलग माना जाता है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पेनल्टी एंड डैमेजेस को अलग अलग नहीं मानते। कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिटवीन द वर्ड पेनल्टी एंड डैमेजेस। ठीक है, चलो तो हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे दोनों के बीच में, दोनों के बारे में। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर 1, if the sum payable is so large that is in excess of damages, it is certainly a penalty।
बोला कि जब अमाउंट इतना ज्यादा क्लेम किया गया है जितना तो नुकसान भी नहीं हुआ था, नुकसान से ज्यादा पैसा क्लेम किया गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेनल्टी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, if the sum fixed is payable on a certain date and if not paid on that date, and if not paid on that date, extra amount is claimed, then it is penalty. बोल रहा है जब एक पर्टिकुलर डे में तुमको पैसा देना था, जैसे 1 लाख रुपए तुम 10 तारीख को देने वाले हो, अगर तुम 10 तारीख की जगह 11 तारीख को देते हो तो ये बोल रहा है कि 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है एक दिन लेट होने की वजह से, ये एक टाइप का पेनल्टी ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, damages is genuine estimate of loss due to breach of contract. कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के वजह से जो नुकसान होता है, वो जो अमाउंट हम क्लेम करते हैं उसको लॉ डैमेजेस बोलता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में पेनल्टी और डैमेजेस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इंग्लिश लॉ मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन penalty and damages, but Indian Contract Act does not make such difference, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन द वर्ड पेनल्टी एंड द वर्ड डैमेजेस, ठीक है। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि डैमेजेस बहुत टाइप का हो सकता है, अलग अलग डैमेजेस हम लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डैमेजेस के अलावा कुछ और रेमेडीज भी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से। मतलब सामने वाला पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो हम और क्या कर सकते हैं, डैमेजेस तो ठीक है, डैमेजेस को छोड़ के और हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग करना अदर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। other remedies for breach of contract, other remedies for breach of contract, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से और क्या रेमेडीज अवेलेबल है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखना पॉइंट नंबर 1, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकते हैं। अगर ड्यू डेट के दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ या सामने वाला पार्टी कोई भी ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल भी कर सकते हैं। वी कैन रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लिखना
when a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded. ठीक है, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो दूसरा पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर सकता, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। In such a case, he is entitled to claim compensation for damages। ठीक है, अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के बदले हम लोग डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना। A promises to deliver 50 kgs of cement on a certain day. A promises to deliver 50 kgs of cement on a certain day. A failed to deliver. Here, the other party can cancel the contract. सिंपल है, ए प्रॉमिस किया था कि 50 केजी सीमेंट डिलीवर करेगा और सामने वाला पार्टी प्रॉमिस किया था कि हाँ पैसे दे देगा, लेकिन ए फेल किया उस दिन सामान डिलीवर करने में, तो सामने वाला पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, और अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है ब्रिज के वजह से तो उतना अमाउंट वो क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, द हेडिंग इज क्वांटम मेरियोट। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वांटम मेरियोट। ठीक है, क्वांटम मेरियोट का मतलब होता है कि जैसे सपोज, पहले देख लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है 4 फ्लोर कंस्ट्रक्शन करना है, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, G+3 कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, अब सपोज जो कॉन्ट्रैक्टर है 2 फ्लोर बना दिया है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना दिया है, और कोई वजह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर हम लोग बोले कि हम लोग तेरे से नहीं बनवाएंगे। ठीक है, हमको कुछ दिक्कत है उससे, हमको उसका काम हो सकता है पसंद नहीं आ रहा हो, या और कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो जिसमें हम उसको बोल रहे हैं कि तेरे से हम सेकेंड और थर्ड फ्लोर कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्काइंडेड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर का अधिकार है कि जितना काम वो किया है, जितना काम वो किया है उतना काम का पैसा उसको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वांटम मेरियोट। क्वांटम मेरियोट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली, इट सिंपली मीन्स प्रोपोर्शनेटली, मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
कुछ परसेंट काम कंप्लीट किया गया है और कुछ परसेंट काम कंप्लीट नहीं किया गया है, तो जितना परसेंट काम कंप्लीट है कम से कम उतना परसेंट काम का पैसा देने के लिए हम लायबल होंगे। क्लियर है? दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्वांटम मेरिट। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग एक बार, फिर देखेंगे। वेयर one person has rendered service to another and the contract is not completed due to any other reason, then the promisor is entitled to claim the proportionate amount of the contract. The promisor is entitled to claim the proportionate amount of the contract. ठीक है, इसके बाद लिखना फुल स्टॉप। द ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ quantum merit is that to compensate the party for the value of service already performed by him. This is only possible when the contract is divisible. This is only possible when the contract is divisible. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग पार्ट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ ये पार्ट कंप्लीट है और ये पार्ट कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग जो पार्ट कंप्लीट है उसका पैसा मांग सकते हैं, जो पार्ट कंप्लीट नहीं है उसका पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कितना कंप्लीट है और कितना इनकम्प्लीट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो जो पार्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं कम से कम उतना पार्ट का पैसा हमको जरूर मिलेगा। जो पार्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाए, हमारे गलती के वजह से नहीं, किसी और की गलती के वजह से या सामने वाले पार्टी की गलती के वजह से हम बाकी पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो जो पार्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाए उसका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो पार्ट हम कंप्लीट किए उसका पैसा हमको जरूर मिलेगा। ठीक है, लिखना एग्जाम्पल है क्वांटम मेरिट का। He agrees to deliver 100 kgs of rice in 2 installments. दो बार करके देगा 100 kg, एक बार 50 kg और फिर से 50 kg। ठीक है, Mr. A supplied
only first installment of rice, that is 50 kg. एक इंस्टॉलमेंट खाली सप्लाई कर पाया और दूसरा इंस्टॉलमेंट सप्लाई नहीं किया, या सोच लो नहीं कर पाया, या कोई सामने वाला पार्टी मना कर दिया कि हमको सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लॉ बोलता है जो 50 kg सप्लाई कर दिया उसका पैसा मिलेगा कि नहीं, तो लॉ बोलता है यस, उसका पैसा मिलेगा, क्योंकि क्वांटम मेरिट बोलता है जितना परसेंट काम एक कॉन्ट्रैक्ट का, जितना पोर्शन ऑफ द काम हम किए हैं उसका पैसा जरूर हमको मिलेगा। ठीक है, here A is entitled to claim for 50 kg of rice। ठीक है, तो जो 50 kg वो सप्लाई किया है उसका पैसा तो वो जरूर लेगा ही लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 और बहुत थोड़ा बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखना, sue for specific performance। sue for specific performance इसका मतलब है जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, ठीक है, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए और ए अगर फेल करता है परफॉर्म करने से तो बी लेकिन क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है नहीं हम डैमेजेस लेके खुश नहीं है। बी क्या बोल रहा है, वी आर नॉट हैप्पी बाय टेकिंग डैमेजेस, वी नीड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी करके तुम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही करो, हम नहीं जानते, हम डैमेजेस नहीं लेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे, यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। उसको बोलते हैं सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब जब सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस लेकर खुश नहीं है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं करना चाहता, वो बोल रहा है सामने वाले पार्टी को क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हो तुमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसे मैं तुमको अभी बोला कि तुम्हारा अपना अपना फीस वापस ले लो, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा अब और आगे का सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, तुम अपना अपना फीस वापस ले लो। क्या फीस वापस कर देना एफिशिएंट रेमेडी है? क्या तुम्हारे लिए फीस वापस लेना अभी सही रहेगा? नहीं, तुम्हारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीट किया जाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम पास आ गए हैं, अभी फी वापस ले लेना इज नॉट अ रेमेडी। अभी तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो नहीं सर हमको फी वापस नहीं चाहिए, आप चुपचाप कोर्स कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डैमेजेस लेने से मना कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से मना कर रहा है, वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर पॉसिबल है परफॉर्म करना तो सामने वाला व्यक्ति को फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना when damages are not an adequate remedy in case of breach of contract, then the court may allow specific performance ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब डैमेजेस एक एफिशिएंट रेमेडी नहीं होगा, जैसे अभी मैं तुम्हारे लिए बोला
कि पैसा वापस ले लेना तुम्हारे लिए एक एफिशिएंट रेमेडी नहीं है। तुम्हारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीट होना। पैसा वापस ले लेना तुम्हारे लिए एफिशिएंट रेमेडी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सू फॉर इंजंक्शन। तो लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। वेर अ पार्टी to a contract moves to the court to stop the performance of contract, then court may pass an injunction order to restrain the parties from परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इंजंक्शन का मतलब होता है बेसिकली स्टे ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। जब हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं कि हम किसी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंगर है, लेट से एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा इजी समझ में आएगा। लेट से एक सिंगर है, ठीक है, और वो सिंगर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के साथ। ठीक है, लेट से देयर इज अ सिंगर यानी कॉन्ट्रैक्टेड विद अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कि वो 1 साल तक सिर्फ उसी के फिल्म में गाना गाएगा और कोई फिल्म में गाना नहीं गाएगा, सिंगर सिर्फ उस प्रोड्यूसर के फिल्म में गाना गाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ये लोग कर लिए। ठीक है, अगर अब वो सिंगर किसी दूसरे फिल्म में गाना गाना चाहता है तो ये प्रोड्यूसर उसको रोक सकता है बाय अ इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर मतलब स्टे ऑर्डर, मतलब उसको रोक सकते हैं हम लोग किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में, उसको बोलते हैं इंजंक्शन ऑर्डर। हम कोर्ट में जा सकते हैं और हम कोर्ट में बोल सकते हैं कि ये सिंगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि सिर्फ हमारे पास ही गाना गाएगा 1 साल तक, हमारे मूवीज में गाना गाएगा। अब अगर ये दूसरे के पास गाना गा रहा है तो कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकता है, कोर्ट स्टे ऑर्डर पास कर सकता है, जिससे ये सिंगर और कोई भी दूसरे फिल्म में, दूसरे मूवीज में गाना नहीं गा पाएगा। ठीक है, तो इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब है बेसिकली किसी को रोकना कोई काम करने से, उसको बोलते हैं इंजंक्शन ऑर्डर। ठीक है, लिखना। A singer agreed to sing for a particular producer for next 1 year. During the year, if A wants to sing for other producer, then the original producer can move to court for stay order. स्टे ऑर्डर मत लिखो, इंजंक्शन ऑर्डर।
कैन मूव फॉर इंजंक्शन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम injunction order to restrain him from singing for other producers। ठीक है, सिंपल एकदम। जब मिस्टर ए नाम का सिंगर एग्री किया कि वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के पास ही गाना गाएगा, उसी के मूवी में गाना गाएगा 1 साल तक। अब अगर वो सिंगर किसी और प्रोड्यूसर के पास गाना चाहता है, किसी और के मूवीज में गाना गाना चाहता है, तो ये जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है ये कोर्ट के पास जा सकता है और कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास कर देगा। इंजंक्शन ऑर्डर मतलब ये सिंगर को रोक दिया जाएगा, रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा कि कहीं और वो गाना नहीं गा पाएगा। ठीक है, ऐसा ऑर्डर को क्या बोलते हैं? इंजंक्शन ऑर्डर या स्टे ऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है रेमेडीज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसका रेमेडीज, वो चैप्टर, वो यूनिट हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो आज इतना पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।